हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9वीं शताब्दी का चोल वंश। जो हमारी सीरीज चल रही थी प्राचीन भारत का इतिहास, प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। तो उसका आज हमारा आखिरी टॉपिक है। हमने बिल्कुल शुरुआत से प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करवाया है, जिसमें बिल्कुल प्रायोगिक काल से पूरा पाषाण काल से बिल्कुल आदि मानव से लेके आज 9वीं शताब्दी का चोल वंश। तो यहाँ तक हमारे कम से कम 35 से 40 लेक्चर बनेंगे, जिसमें हमने सभी वंशों के बारे में, जैसे गुप्त काल, सातवाहन काल, मौर्य वंश, पुष्यभूति वंश, राष्ट्रकूट वंश, सभी धर्मों के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, तो वैष्णव धर्म, सबको हमने कवर किया है। आज करेंगे 9वीं शताब्दी का चोल वंश। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चोल वंश दूसरी शताब्दी यानी संगम काल के मध्य में ही अस्तित्व में आ गया था। जो अब हमने संगम काल किया था, चेर, चोल, पांडे, यह हम पहले ही कवर कर चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। तो तब ही चोल वंश अस्तित्व में आ गया था संगम काल में। लेकिन उसके बाद 9वीं शताब्दी में चोल वंश का दोबारा उदय हुआ था। पहले जब इसका शासनकाल था, जब संगम काल के टाइम में, तो उस समय जो प्रसिद्ध शासक था वो करिकाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश का दोबारा उदय हुआ था और इनका शासनकाल काफ़ी लंबा चला था। तो 9वीं शताब्दी में जो दोबारा उदय हुआ तो विजयालय के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो संस्थापक था वो विजयालय था, 9वीं शताब्दी के चोल वंश का। इतिहास में 9वीं शताब्दी का चोल वंश से इसे जाना जाता है। जब दोबारा चोल वंश का उदय हुआ था तो उसे 9वीं शताब्दी के चोल वंश के नाम से ही जाना जाता है। इनका शासनकाल लगभग 850 से 1150 ईस्वी तक रहा। अब आपने थंबनेल में देखा होगा, हमने 1269 लिखा हुआ है। तो कुछ समय के बाद, 1150 ईस्वी के बाद, चोल प्लस चालुक्य ने साथ में शासन किया, क्योंकि इनको कुछ वैवाहिक संबंध बन गए थे। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि किसकी पुत्री के साथ किस राजा का विवाह हुआ था, तो चोल वंश आगे कैसे बढ़ा। बाकी मुख्य रूप से 1150 ईस्वी तक ही बताया जा रहा है। इनके समकालीन पांड्य, राष्ट्रकूट, चेर तथा चालुक्य थे। तो ये इनके समकालीन थे, पांडव, राष्ट्रकूट तथा चेर। आरंभ में चोल पल्लवों के सामंत था। यानी जब आरंभ में चोल वंश जब उदय हुआ तो उससे पहले ये इनके सामंत था पल्लवों से। यानी विजयालय ने पल्लवों से अलग होकर चोल वंश की स्थापना दोबारा की थी। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक शासन किया था। आगे चोल वंश के राजवंश। तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है चोल वंश के राजवंश। इनके सभी राजाओं के बारे में हम देखेंगे कि किस किस हिसाब से किसके उत्तराधिकारी बने, किसी के पुत्र बने तो किसी के भाई बने। ठीक है, तो वो एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। विजयालय संस्थापक जिसे बोला जाता है, 846 से 871 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह है विजयालय, तो इसका शासनकाल रहा। उसके बाद आदित्य प्रथम का शासनकाल आया 871 से 907 ईस्वी तक। उसके बाद प्रांत प्रथम का आया 907 से 953 ईस्वी तक। ठीक है, यह है आदित्य प्रथम। राजा राजजीत का शासनकाल आया तो प्रांत प्रथम के 3 पुत्र हुए। ध्यान से देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं। ये तो इसका पुत्र हुआ आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम का पुत्र प्रांत प्रथम हुआ। उसके बाद इसके 3 पुत्र हुए, राज्यदित प्रथम 947 से 949 ईस्वी, गंधारदित प्रथम 949 से 957 ईस्वी। उसके बाद अरिंजे, ठीक है, ये 956 से 957, यानी इसके साथ ही इसने कुछ समय तक शासन किया था। प्रांतक द्वित 956 से 957, तो इन सबका शासनकाल कुछ हद तक सेम था, क्योंकि ये भाइयों ने संयुक्त रूप से भी शासन किया हुआ है। आगे प्रांत द्वित के बाद क्या हुआ, उनके फिर आगे पुत्र हुए, जिसमें एक था करिकाल द्वित। ठीक है, ये देखिए चोल वंश के प्रमुख राजवंश आगे हम कर रहे हैं। तो करिकाल द्वित, और दूसरा हुआ राजाराम प्रथम। तो राजाराम प्रथम से इसका राजवंश बढ़ा, जिससे हुआ राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 ईस्वी। उसके बाद राजेंद्र प्रथम के आगे क्या हुआ, पुत्रियां हुई, पुत्री। उसके बाद राजाधिराज प्रथम पुत्र, राजदेव द्वितीय पुत्र तथा वीर राजेंद्र, ये इसके पुत्र हुए जिन्होंने शासन किया। सन मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप देख सकते हैं। आगे राजराज प्रथम, तो जो पुत्री हुई अम्मा देवी, तो राजराज प्रथम चालुक्य नरेश। ठीक है,
इसके साथ इसका विवाह हुआ। चालुक्य नरेश राजराज प्रथम के साथ इसका विवाह हुआ था, पुत्री अम्मा देवी का। तो उससे राजेंद्र तृतीय पैदा हुआ 1070 से 1122 ईस्वी। आगे राजेंद्र तृतीय, तो चोल वंश के राजवंश में राजेंद्र तृतीय 1070 से 1122 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद विक्रम चोल आया, ठीक है, वो उसके बाद कलिगुतुक्त वो उसका पुत्र था 1133 से 1150 ईस्वी। फिर राजराज द्वितीय आया 1146 से 1176 ईस्वी। फिर राजधीराज आया, ठीक है, द्वितीय राजधीराज द्वितीय आया 1163 से 1171 ईस्वी। ये इसका चचेरा भाई था, ठीक है। उसके बाद कोलुतुग आया 1178 से 1228 ईस्वी। उसके बाद राजेंद्र चतुर्थ आया 1218 से 1279 ईस्वी। तो कुछ संयुक्त रूप से इस प्रकार इनका शासनकाल रहा था सभी राजाओं का। अब आगे देखते हैं विजयालय 850 से 875 ईस्वी। सबसे पहले इसके बारे में हम देखेंगे। अब इनके बारे में डिटेल वाइज हम करने जा रहे हैं। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पहले का कौन सा, जब पहले चोल वंश उदय हुआ तो उसका था करिकाल। दोबारा जब हुआ तो विजयालय आया। विजयालय ने पल्लवों की अधीनता से चोल वंश को मुक्त किया तथा स्वतंत्र रूप से अपना शासन किया था विजयालय ने। आगे विजयालय ने पांडवों से तंजौर को छीनकर उरियर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तंजौर को जीतने के बाद विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आदित्य प्रथम आया 875 से 907 ईस्वी। तो ये अगला उत्तराधिकारी बना। तो ये विजयालय का पुत्र था जो कि अगला उत्तराधिकारी था। उसने चोलों को पूर्ण स्वतंत्र किया तथा पल्लवों को ही समाप्त कर दिया, यानी पल्लव जो इनके सामंत थे तो उनको ख़त्म कर दिया इसने। आदित्य प्रथम शैव धर्म भक्त था। इस शैव धर्म का यानी भगवान शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहते थे। शैव धर्म के बारे में एक आप अलग से टॉपिक दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो सभी के बारे में अलग टॉपिक दिया हुआ है। तो इसने शिव के कई मंदिर भी बनवाए थे। इसकी उपाधि क्या थी, नरकेसरी और कोदग्रमान। तो ये इसकी उपाधियाँ थी आदित्य प्रथम की। आगे प्रांत प्रथम आया, ये अगला उत्तराधिकारी बना 908 से 949 ईस्वी। तो प्रांत ने 915 ईस्वी में वेल्लूर के युद्ध में नरेश राजसिंह द्वितीय पर आक्रमण कर पांडवों की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया। जब इसका शासन काल आया 949 ईस्वी में उसे राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तीर्थ ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तत्कोलम के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया प्रांत प्रथम को और परास्त किया और साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट में मिला लिया। उपाधि जो इसने धारण की थी प्रांत प्रथम ने, उत्तम चोल और मदुरै कोड। तो इसकी उपाधि इसने धारण की थी। प्रांत के पुत्र राजदित्य राष्ट्रकूट से युद्ध करते हुए बुरी तरह पराजित हो गया था, ठीक है, जो इसका पुत्र था। बाकी इसके और भी पुत्र हुए थे। बाकी अन्य अधिकारी प्रांत प्रथम के बाद क्रमश गंडरादित्य, उसके बाद अरिंजे चोल वंश के शासक हुए जो अयोग्य साबित हुए। ये इतने फेमस नहीं थे। प्रांत द्वितीय 956 से 973 ईस्वी तक चोल राजवंश के शासन सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। इसने शासन किया 956 से 973 ईस्वी। उत्तम चोल 973 से 985 ईस्वी तक चोलों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए और राष्ट्रकूट में तोल मंडल की जीता, ठीक है। राष्ट्रकूटों से इसने तोल मंडल को भी जीता और सोने के सिक्के भी जारी किए थे सर्वप्रथम चोल वंशों में उत्तम चोल ने। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी। तो राजराज प्रथम का जो प्रारंभिक नाम था वो अरोमिलिवर्मन तथा प्रांत द्वितीय का पुत्र था। ये इसका प्रारंभिक नाम था जो कि पहले था। बाद में इसका नाम राजराज प्रथम पड़ा। उपाधि जयकोड, अरोमिलिवर्मन, राजाश्रय और चोलेंद्र सिंह। तो ये इसकी उपाधियाँ थी। तंजौर अभिलेख में जो है वो राजराज प्रथम के ही बारे में जानकारी देता है। ताम्रपति अभिलेखों में राजराज प्रथम की चेरों
और पांडवों के विरुद्ध विजय और श्रीलंका का उल्लेख है। ठीक है, इनका जो शासनकाल था श्रीलंका तक भी फैल गया था। ये इतने मतलब विजयी हुए थे बाद में चोल वंश। उसने सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को कंडूर दक्षिण केरल से पराजित किया। ठीक है, सबसे पहले इनका सामने जो नौसेना थी वो काफ़ी मतलब फेमस थी, नौसेना इनकी काफ़ी मजबूत भी थी। तो चेरों की नौसेना को कंडूर से दक्षिण केरल से इसने पराजित किया था। चेरों के बाद राजराज ने पांडव शासक अमरभुजंग को भी पराजित किया, क्योंकि इसके समकालीन थे सब, और राजधानी मदुरै को अपने कब्जे में मिला लिया। राजराज प्रथम ने ही श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो राजराज प्रथम ही था सबसे पहले। ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले किस ने आक्रमण किया था चोल वंश में, तो राजराज प्रथम था। श्रीलंका के एक भाग को चोलों का एक प्रांत भी इसने बना लिया था। उसने श्रीलंका विजय की स्मृति में वहाँ शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, राजराज प्रथम में। नेक्स्ट अब आगे, उसने शिव पाद शेखर की उपाधि भी धारण की थी राजराज प्रथम ने। राजराज की पत्नी आलोक महादेवी थी। उसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम, तो उसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में। 1014 से 1044 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। राजराज प्रथम का पुत्र अगला अधिकारी बना था। ठीक है, राजराज प्रथम का ही पुत्र था राजेंद्र प्रथम। उसके समय में नौसेना सर्वाधिक विकास हुआ। राजेंद्र प्रथम के समय में अपने विजय अभियान में प्रारंभ में उसने पश्चिमी चालुक्य, पांडवों और चेरों को पराजित किया था। तंजौर अभिलेख ये भी जानकारी देती है राजेंद्र प्रथम के बारे में। उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो पिता थे राजराज प्रथम, उसने एक प्रांत को जीता था श्रीलंका का। ये श्रीलंका का मैप है, और इसने संपूर्ण श्रीलंका को ही जीत लिया था राजेंद्र प्रथम ने। नवी राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोलमंगलम में तालाब का भी निर्माण करवाया था। उस समय बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी। बंगाल की जो खाड़ी थी वो चोलों की झील भी कहलाती थी। राजेंद्र प्रथम भारतीय चोल शासक जिसे अरब सागर में अपनी प्रभुत्ता कायम की। राजेंद्र प्रथम पहला चोल शासक था, इसने अरब सागर में अपनी प्रभुत्ता कायम की थी। राजेंद्र चोल के शासन में ही भारत में वैदिक और शिक्षा और दर्शन का प्रचुर विकास हुआ। ठीक है, वैदिक शिक्षा और दर्शन का प्रचुर विकास हुआ था। उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की भी स्थापना की गई थी, जिसमें चरक संहिता की मतलब कहते हैं कि अध्ययन किया जाता था। अष्टधाम अध्यय, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता था। तो अधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी, तो राजधिराज प्रथम राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। उसने चेर पांड्य तथा श्रीलंका के संघ को तोड़ने में भी सफलता प्राप्त की थी। तो बाद में ऐसा हुआ जब चोल वंश का उदय ज़्यादा होने लगा, श्रीलंका तक फैलने लगे, तो और राजा जो कमज़ोर राजा थे वो आपस में संबंध बनाने लगे थे। ठीक है, इनको हराने के लिए। लेकिन इसने राजधिराज प्रथम ने इस संघ को भी तोड़ दिया था। उसके शासन में पांड्य, चेर, सिंघल के राजाओं में स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, परंतु वो असफल रहे थे। उसने चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर भी अधिकार किया था। चालुक्य वंश आपको करवाया है अच्छे से। ठीक है, कल्याणी, द्वेगी, बादामी बहुत अच्छे से करवाया है चालुक्य वंश। उपाधि विजय राजेंद्र और भूपेंद्र चोल, ये इसकी उपाधियाँ थी। राजधिराज प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया, जिसका मणिमंगलम लेख में भी उल्लेख है। तो इसके बारे में भी उल्लेख है। ठीक है, राजधिराज प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। अब आगे देखते हैं। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ईस्वी। राजेंद्र द्वितीय तो कोपण के युद्ध में राजधिराज की हत्या के बाद इसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित कर युद्ध में ही अपना राज्य अभिषेक करवाया तथा कोल्हापुर में विजय स्तंभ स्थापित किया। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 ईस्वी में कुलडंग संगम में चालुक्य सोमेश्वर प्रथम की सेना को भी पराजित किया था। उसने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, पूर्वी के चालुक्य नरेश राजेंद्र के साथ किया था।
उसके बाद शासनकाल आया वीर राजेंद्र का 1064 से 1070 ईस्वी। राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई वीर राजेंद्र गद्दी पर बैठा। उपाधि क्या थी? राजकेसरी की धारण की थी। वीर राजेंद्र है, उसने 1060 के आसपास अपने शत्रु पश्चिमी चालुक्यों को कुंडल संगम के मैदान में भी पराजित किया था। तो इनके जो मेन शत्रु थे वो यही थे, चेर थे, पांड्य थे, चालुक्य थे, ये इनके मेन शत्रु थे। इस विजय की उपलक्ष्य में वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की भी स्थापना की थी। वीर राजेंद्र ने अधिराज, ठीक है, अधिराजेंद्र 1070 से इनका शासनकाल रहा और इसी में समाप्त हो गया 1070 ईस्वी में। वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद अधिराजेंद्र सिंहासन पर बैठा। अधिराजेंद्र शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, ये भी शैव धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए थे। इसी विद्रोह के चलते इसकी उसी साल में मृत्यु हो गई, एक ही साल में। इसी मृत्यु के साथ चोल वंश समाप्त हो गया था, ठीक है, इसकी मृत्यु के साथ ही। तो लेकिन चोल वंश आगे भी चला, तो वो कैसे चला उसके बारे में हम आगे देखेंगे। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास हमने जो और राजवंश किए हैं, गंधार का हिंदू राजवंश, कंजौट का गहड़वाल राजवंश, त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश, चित्तौड़ का गहलोत वंश, ये हमने कवर किया है। चौहान वंश का इतिहास, जिसमें दिल्ली और अजमेर, ये बहुत अच्छा टॉपिक था और इसको काफ़ी लोगों ने अच्छा प्यार दिया, मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार आप सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि कंटेंट आपके लिए काफ़ी अच्छे से और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ हम करवाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दिया करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आगे चोल प्लस चालुक्य, तो यहाँ से इनका शासनकाल कैसे चला देखिए। इस वंश का संस्थापक राजेंद्र द्वितीय था, जो विष्णुवर्धन का पुत्र था, राजेंद्र द्वितीय, ठीक है। तो ये चोल शासक अधिराज की मृत्यु के बाद स्थिति का लाभ उठाकर कुलतोग प्रथम के नाम से चोल सिंहासन पर बैठा था। राजेंद्र द्वितीय था, ये इसकी पुत्री थी, ठीक है, चोल वंश में, तो उसी का ये बेटा था। तो उस प्रकार ये शासन पर बैठा, ठीक है। तो चालुक्य और चोल, तो इनका वैवाहिक संबंध था। उसके बाद चोल वंश इस प्रकार चला था, ठीक है। कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। विल्हण के विक्रमादित्य से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिण के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पृष्ठ को पराजित किया। कुलोतुंग प्रथम ने 1075 से 1076 ईस्वी में कुलोतुंग ने कलचुरी शासक, ठीक है, यशदेव तथा 1100 में कलिंग नरेश अनंत वर्मा को पराजित किया था। कुलोतुंग के शासनकाल में ही सिंघली श्रीलंका के नरेश विष्णुबाहु ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। कुलोतुंग प्रथम ने चोल शासक राजेंद्र द्वितीय की पुत्री मधुतरंकी के साथ विवाह किया। उसकी उपाधियाँ क्या थी? स्वर्ण सिक्कों पर, ठीक है, इसकी जिसमें क्या है कोडलमल, ठीक है, ये इसकी उपाधियाँ थी। तो स्वर्ण सिक्कों पर जो है इसकी उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके लेखक का नाम जैन गोदार था, कुलोतुंग प्रथम का। इनने त्रिवेंद्र में एक चिकित्सा विद्यालय की भी स्थापना की थी। अब आगे, जहाँ पर चरक संहिता और अष्टगान जैसी ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था, तो इसने जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वहाँ पे भी चरक संहिता और अष्टगान जैसी ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल के अंतिम दिनों में वेगी और मैसूर स्वतंत्र हो गए थे। उसके बाद जो राजा आए तो उनका जो शासनकाल रहा वो बहुत छोटा छोटा रहा, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी। तो देखिए विक्रम चोल के बारे में, ये कुलोतुंग प्रथम का ही पुत्र हुआ। विक्रम चोल उपाधि थी अक्तल और त्याग समुद्र, ये इसकी उपाधियाँ थी विक्रम चोल की। वैगी शासन को, ठीक है, विक्रमादित्य पृष्ठ के पश्चात विक्रम चोल ने दोबारा वैगी पर अधिकार कर लिया था। तो वैगी पर दोबारा अधिकार विक्रम चोल ने किया था। 1133 में लगभग उसने पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय को भी पराजित किया था विक्रम चोल ने। उसके बाद कुलोतुंग द्वितीय आया, ये विक्रम चोल का ही पुत्र था, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। उसने गोविंद राज की प्राचीन वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया, क्योंकि ये पक्का कट्टर शैव धर्म का अनुयायी था, ये और किसी धर्म को नहीं मानता था, इसलिए इसने वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था कुलोतुंग द्वितीय ने। उसके बाद राजराज द्वितीय आया 1150 से 1173 ईस्वी तक। तो ये कुलोतुंग द्वितीय का पुत्र था, उसका राज्य,
ठीक है, संपूर्ण तेलुगु प्रदेश, कोंकण के अधिकांश भागों तथा गंडक वादी के पूर्वी भाग तक फैला हुआ था। इसका कोई पुत्र नहीं था। राजराज द्वितीय का 1136 ईस्वी में विक्रम चोल के पुत्री के पुत्र, ठीक है, राजधिराज द्वितीय को अपना युवराज नियुक्त किया। जो विक्रम चोल का पुत्र था उसकी पुत्री, ठीक है, तो पुत्री के पुत्र ने राजधिराज द्वितीय ने अपना युवराज नियुक्त किया था। तो वो कौन था? राजधिराज द्वितीय को अपना युवराज नियुक्त किया था। अब आगे, तो राजधिराज द्वितीय जो था ये कुछ ज़्यादा ना कर सका, लेकिन उसके बाद आया कुलोत्तुंग तृतीय, तो 1182 से 1112 ईस्वी तक ये राजधिराज का उत्तराधिकारी था और चोल वंश का अंतिम महान शासक हुआ। कुलोत्तुंग ने होयसल व चेर राजाओं को जीतकर अपनी अधीनता में कर लिया था। उसके बाद राज तृतीय आया 1216 से 1250 ईस्वी, तो कुलोत्तुंग तक का, ठीक है, कुलोत्तुंग का उत्तराधिकारी राजराज तृतीय एक निर्बल राजा था, ठीक है। पांड्य नरेश सुंदर ने उसे अपने राज्य पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। तेलारू के युद्ध में उसने यादव सरकार कोपरजिंग ने हराकर बंदी बना लिया था दोबारा, ठीक है। तेलारू के युद्ध में उसे यादव सरकार कोपरजिंग ने युद्ध में हराकर बंदी बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार चोल वंश धीरे धीरे खत्म होता गया, ठीक है। धीरे धीरे जो चोल वंश का उदय खत्म होता गया और आखिरी में जो राजा हुआ इसके बारे में देखते हैं, राजेंद्र तृतीय। तो ये अंतिम राजा हुआ चोल वंश का। उसने पांड्य पर आक्रमण कर सुंदर पांड्य द्वितीय को पराजित किया था। 1279 ईस्वी में उसने पांड्य शासक कुलशेखर के हाथों भी पराजित होना पड़ा था। इसके साथ ही चोल वंश का अंत हो गया था 1279 ईस्वी में। उसके बाद जो शासनकाल आया वो हम आगे टॉपिक में करेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास था वो टॉपिक हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अलग प्लेलिस्ट के साथ अलग वीडियो करेंगे हम मुग़ल इतिहास के बारे में, जो हम करेंगे अलग प्लेलिस्ट में मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब हम जो देखने जा रहे हैं वह 9वीं शताब्दी का जो चोल वंश था उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। तो चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। इसका जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था, यानी राजा का शासन चलता था पीढ़ी दर पीढ़ी। केंद्रीय शासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा था। समाज में सरकारी नौकरियों का 2 वर्ग हुआ करता था, जिसमें ऊपरी वर्ग पेरुदमन और निचला वर्ग शुरुदमन कहलाता था। ये सरकारी नौकरियों के 2 वर्ग थे। सम्राट का जो न्यायालय था उसे धर्मासन कहा जाता था। धर्मासन का निर्णय धर्मासन भट्ट, उसके बाद न्यायाधीश को धर्म भट्ट कहा जाता था। कुछ पदाधिकारियों के नाम देखिए। वेंदेकर राजा के अंगरक्षक थे। उदयनकुट्टम, तो इन्हें राजा के अधिकारी बोला जाता था। त्रिदंडम प्रधान कर्मचारी हुआ करते थे। मुगदवेती और पेट्रोल राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे। करुमिगल ये अधिकारी बोला जाता था। ककानी यानी लेखा विभाग के अधिकारी होते थे। तो ये कुछ पद हैं, उनको ये चीज़ें बोली जाती थी। अब आगे हम देखते हैं चोल वंश की प्रमुख शब्दावली। तो इनके शब्दावली देखिए। पुरवीर, तो भूमिकर को बोला जाता था पुरीवीर। नौकर को पन्नीकमल बोला जाता था। सैनिक व असैनिक व्यक्ति को अधिकारीगल बोला जाता था। मठ को प्रदान भूमि को मदन बोला जाता था। ब्राह्मण को दी गई भूमि को ब्रह्मदेव बोला जाता था। मंदिरों को दी गई भूमि को देवदान बोला जाता था। चोल साम्राज्य में प्रांत जो विभाजित था, ठीक है, तो प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, ठीक है। प्रांतों की संख्या 6 थी। चोल प्रशासन के चरम सीमा में प्रांतों की संख्या 8 थी। जब चोल प्रशासन बिल्कुल चरम सीमा पे था तो उस समय जो प्रांतों की संख्या 8 थी। श्रीलंका के मिलने के बाद ये 9 हो गई थी। इन्होंने श्रीलंका तक भी पूरा अधिकार कर लिया था। प्रशासनिक राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। कमिश्नरी जो होती थी उसे वलनाडु कहा जाता था। जिला को नाडु, गांव को कुर्रम कहा जाता था। आगे देखते हैं स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन देखिए। स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों को अलग,
कुर्रम, ठीक है, ग्राम संगठित किए जाते थे जिन्हें तकुर्रम कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में कुर्रम जिसे ग्राम संगठित करते थे, जिसे तकुर्रम भी कहा जाता था। और एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा हुआ करती थी जिसमें ग्रामपुर तथा नगर दोनों शामिल होते थे। उर में सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण, जिसने अग्रहार कहा जाता था, की सभा थी, ठीक है, सभा और महासभा। तो इसमें वरिष्ठ जो ब्राह्मण होते थे गांव के, वो शामिल हुआ करते थे जिन्हें अग्रहार कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन समितियां द्वारा संचालित होता था। स्थानीय प्रशासन समितियों के जो समिति बनी थी, छोटे छोटे ग्रुप बने होते थे, उसके द्वारा संचालित होता था। इन समितियों को वरीयम कहा जाता था। वरीयम के सदस्यों की अवधि जो होती थी वो 3 वर्ष की होती थी। योग्यता भी कुछ थी, देखिए, जैसे 35 से 70 वर्ष के बीच इनकी आयु होनी चाहिए। 1/4 वाले भूमि का मालिक होना चाहिए जो वरीयम बनेगा। अपनी भूमि पर बने मकान में वो रहना चाहिए, यानी किराए के मकान में ना रहे। उसे वैदिक मंत्रों का भी ज्ञात होना चाहिए। ये कुछ अलग प्रकार की मतलब योग्यताएं थी, लेकिन उनके लिए वो उस हिसाब से वैल्यूएबल थी। वरीयम के सदस्यों की योग्यता, चोरी के अपराध में दंडित व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। ये भी इनकी योग्यता में था कि अगर किसी ने चोरी की तो वे भी सदस्य नहीं बन सकता था। गांव के हित के लिए महासभा कर लगाती थी। गांव के हित के लिए जो महासभा वो टैक्स भी लगाती थी, तो उन करों को गांव के हित के लिए खर्च किया जाता था। आगे, सभा की बैठक गांव के मंदिर, वृक्ष के नीचे या जलाशय के किनारे हुआ करती थी। तो इस प्रकार जो सभा की बैठक हुआ करती थी। समिति के सदस्य को चुनने के लिए गांव को 30 वर्गों में बांटा जाता था। नगर की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। जो नगर की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें बड़े बड़े व्यापारी शामिल हुआ करते थे। ग्राम सभा क्या थी? ये भूमि कर संग्रह करती थी ग्राम सभा, तथा संग्रहित राशि को राजकोष में जमा करती थी। राजा के ग्रामीण विवादों का निपटारा ग्राम सभा में ही होता था। मंदिरों का निर्माण, उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन ग्राम सभा की ही जिम्मेदारी हुआ करती थी। भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा होता था, यानी राजा के द्वारा। ग्राम सभाएं का कार्य क्या था? नहरों और तालाबों का निर्माण ये करती थी, ठीक है। मेन ये देखिए, मेन जो व्यापारी हुआ करते थे उसके हाथ में नगर की प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। राजस्व व्यवस्था कैसे थी? तो भूमि कर राजा की आय का प्रमुख साधन था। राजा की आय का प्रमुख साधन क्या था? भूमि कर था। भूमि कर कृषि उत्पादन का 1/3 था। 1/3 तो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पूरे प्राचीन काल भारत में। किसी में 1/3, किसी में 1/4, 1/6, तो उस प्रकार था। तो कृषि जो मतलब कृषि उत्पादन का 1/3 था, वो आपको भूमि कर के रूप में देना होता था, जो कि राजा को जाता था। विवाह कर तथा व्यापार कर, दोनों कर भी आय के साधन हुआ करते थे राजा के। चोल यहाँ पे आएगा। चोल अभिलेखों को में कर के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो डोरे, वरी तथा पारमांडु, ये टैक्स के लिए शब्द यूज हुए हैं। भूमि माप को कलम कहा जाता था। वैली भूमि माप की इकाई थी। वैली सबसे छोटी इकाई थी भूमि माप की। करों की वसूली ग्राम सभा करती थी तथा नगरों में यह काम नगर समितियां करती थी। करों की वसूली। राजस्व विभाग को वारीपोत भी कहा जाता था। कृषकों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। आगे, राजस्व आयाम को कहा जाता था। आयाम का मतलब राजस्व होता था। सोने के सिक्कों को काशु और अन्न के माप को, जिससे अन्न को मापा जाता था, उसे कलम कहा जाता था। बाकी व्यापार और व्यवहार तो दोनों में टैक्स लगते होते थे, ठीक है। आगे अब देखते हैं चोल वंश। सैन्य संगठन। चोल सेना के 3 प्रमुख अंग, तो 3 प्रमुख अंग थे सैन्य संगठन में। तो पैदल, अश्वारोही और गजारोही। पैदल, अश्वारोही, अश्व यानी घोड़े, और गजारोही यानी हाथी सेना थी, ठीक है। सेना को महासैन्य भी कहा जाता था। सेना की छावनी को कड़गम और टुकड़ी को गुल्प कहते थे। सेना की, यहाँ पे सेना आएगा। सेना की टुकड़ियों के प्रमुख को नायक व प्रधान कहा जाता था और सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। सेना में अनेक सेनापति ब्राह्मण थे, ठीक है। रथ सेना का कोई भी अस्तित्व नहीं मिलता कि रथ सेना थे ही नहीं, ठीक है। 3 प्रकार की सेना थी, पैदल, अश्वारोही और गजारोही। युद्ध में विशेष वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि दी जाती थी।
चोल सेना में टोटल कितने रेजिमेंट थे? तो 70 रेजिमेंट थे चोल सेना में। आगे अब देखते हैं चोल वंश सामाजिक संगठन। तो ये देखिए इनका सामाजिक व्यवस्था कैसा था। चोल समाज में क्षत्रिय और वैश्य वर्ग अनुपस्थित थे, ना कि क्षत्रिय थे और ना वैश्य, ये वर्ग थे ही नहीं चोल वंश में। समाज 2 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण और अब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण और अब्राह्मण। अब्राह्मण में सबसे महत्वपूर्ण थे शूद्र, शूद्र अब्राह्मण में सबसे महत्वपूर्ण थे। चोल काल में दक्षिण वर्गीय तथा वाम वर्गीय औद्योगिक 2 वर्ग थे। ठीक है, 2 वर्ग समूह को मेन थे, दक्षिण वर्गीय तथा वाम वर्गीय। दक्षिण वर्गीय जातियाँ कृषक और श्रमिक जातियाँ थी, ये कृषि का काम करती थी। वाम वर्गीय में हस्तशिल्पों यानी हाथ से चीज़ें जैसे कढ़ाई, बुनाई, बढ़ई, तो ये काम हाथों से जो होता था वो करते थे। समाज में कुछ वर्गों को अछूत माना जाता था। बेलाल शुद्ध कृषक थे, बेलाल जो थे वो शुद्ध कृषक थे, लेकिन वो बड़े बड़े भूमि के भी स्वामी थे। पर्दा प्रचलन का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा का था और बहुविवाह प्रचलित था, बहुविवाह भी प्रचलित था। ठीक है, देवदासी प्रथा भी विद्यमान थी उस टाइम में। आगे देखते हैं चोल वंश व्यापार संगठन। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें और प्रमुख थी। व्यापार श्रेणियाँ, तो व्यापार श्रेणियों द्वारा नियंत्रित होता था, जिसमें मणिग्रामम, वल्जीय तथा नामदेशी प्रमुख थे। तो इनके द्वारा व्यापार जो नियंत्रण होता था, ये 3 टर्म के लोग हुआ करते थे। इसमें सबसे शक्तिशाली नामदेशी थे। 2 श्रेणियाँ प्रमुख थी, अयवोल और मणिग्रामम, ये भी थी जो आपको बताया, 3 ये थी, बाद में और 2 डिवाइड होगी, अयगोल और मणिग्रामम। मणिग्रामम आंतरिक व समुद्री तटीय व्यापार में संकलन श्रेणी थी। ठीक है, ये समुद्री तट का जो व्यापार था वो देखते थे। ये इनके कुछ टर्म्स थे, इनके नाम थे, जिस प्रकार ये व्यापार का संगठन चलता था। चोल युगीन बंदरगाह जो थे, नागपट्टनम, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, शालियूर और कोरकई, तो ये प्रमुख बंदरगाह थे चोल युग में। श्रीलंका का दक्षिणी भारत के मध्य जो व्यापार था वो कैंटन बंदरगाह के साथ होता था। कावेरी नदी चोल साम्राज्य की जीवन रेखा थी। कांचीपुरम जो था वो प्रमुख कपास का उत्पादन क्षेत्र था, कपास यानी कॉटन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कांचीपुरम था। कुंडमुकड्डू क्षेत्र पान पत्ता और सुपारी की उन्नत फसल का उत्पादन के लिए फेमस था। आर्यभट्ट व्यक्तिगत दान था जो सिंचाई की व्यवस्थाओं हेतु दिया जाता था, आर्यभट्ट दान, जिनमें तालाबों की मुरम्मत तथा देखरेख हुआ करती थी। तो इस प्रकार इनका ये व्यापार था। आगे इनके आयात निर्यात भी कुछ थे, वो देखते हैं। चोल काल में आयातित वस्तुओं में घोड़े सर्वाधिक प्रमुख थे। ठीक है, घोड़े जो थे वो सर्वाधिक प्रमुख थे। घुमक्कड़ व्यापारियों के समूह को अयावोल कहते थे। चोलों द्वारा निर्यातित वस्तुओं में प्रमुख थी मसाले, काली मिर्च, औषधियाँ, कच्चा माल व सूती वस्त्र। तो ये चोलों द्वारा निर्यातित वस्तुओं में प्रमुख थी। सूती वस्त्र उद्योग अत्यधिक विकसित अवस्था में था, जिसका केंद्र क्या था? कालीकट था। सूती वस्त्र उद्योग का निर्यात योग नील का उत्पादन त्रिवेण में होता था। फारस की खाड़ी स्थित सिराफ, ठीक है, तो ये आप देखेंगे ईरान से अरब सागर में ये फारस की खाड़ी का जो मेन है स्थित है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी थी चोल वंश के शासनकाल में। चोलकालीन स्वर्ण सिक्का कलशु कहलाता था और सोने व तांबे का सिक्का क्या था? काशु कहलाता था। चोल सिक्कों पर बाघ, मछली, धनुष का अंकरण भी मिलता है इनके सिक्कों पर। आगे चोल वंश का कलात्मक विकास कैसा था? चोलों ने द्रविड़ शैली के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। आरंभिक मंदिर छोटे व परंतु भव्य मंदिर थे। राजराज प्रथम ने राजेश्वर या ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया, जो इन्होंने करवाया था इनके शासनकाल में। यह मंदिर 58.5 मीटर ऊंचा है, जो द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। राजेश्वर, ठीक है, राजेश्वर या ब्रह्मदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ये द्रविड़ शैली के मंदिर कुछ इस प्रकार होते हैं। बाकी एक होता है नागर शैली का मंदिर। अलग अलग टर्म्स के हिसाब से मंदिर बनते हैं। चोलकालीन प्रमुख मंदिरों में इरेतेश्वर, त्रिभुवनेश्वर के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। आगे इस युग की मूर्ति कला का सबसे बढ़िया नमूना कांसे से बनी नटराज की अनेक मूर्तियां हैं। ठीक है, इन मूर्तियों की बनी नटराज मूर्तियां
ये इनके युग में काफ़ी बनी थी। मंदिरों के प्रवेश द्वार को, जो वहाँ से मंदिर का प्रवेश करते थे, तो उसे गोपुरम कहा जाता था। इस कला का प्रमुख मंदिर तिरुमलाई मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर है, कुंभकोणम मंदिर, तो इनके कलात्मक विकास के प्रमुख मंदिर हैं। आगे चोल वंश प्रमुख मंदिर, तो यही इंपॉर्टेंट है मंदिर, किसके शासनकाल में कौन कौन से मंदिर बने। तो प्रमुख मंदिर चोलेश्वर मंदिर, विजयालय के शासनकाल में नरतमले, ठीक है, स्थान। कोरगनाथ मंदिर प्रांत प्रथम के शासनकाल में बना। श्रीनिवास मंदिर, ठीक है, श्रीनिवास नल्लूर ये स्थान है। वहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के शासनकाल में तंजौर नामक स्थान पे। इरातेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय के शासनकाल में बना, तंजौर नामक स्थान पे। त्रिभुवनेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में, त्रिभुवन नामक स्थान पे। शिव मंदिर, तो इसका कुछ नहीं बताया, प्रमाण नहीं मिलता किसने बनाया, बाकी इसके भक्त बहुत थे शिव मंदिर में, शिव भक्त हमने बताया। बाकी किसके शासनकाल में बना इसका प्रमाण नहीं मिलता शिव मंदिर का। ये बना तिरुवल्लीश्वरम में, ठीक है। उसके बाद कमलेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में बना, जिसमें कुंभकोणम ये स्थान है, वहाँ पे ये बना था। अब इस आगे देखते हैं इनके प्रमुख स्थान। चोलकालीन ऐतिहासिक स्थल, तो इसके बारे में देखिए। तोड़मंडल चोल साम्राज्य की राजधानी, जहाँ राज प्रथम के द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है। तो तोड़मंडल इनका ऐतिहासिक स्थल है चोलकालीन वंश का। वेलूर है, तो ये पांडवों और श्रीलंका की संयुक्त सेना को प्राग प्रथम ने हराया था, पांडवों को और श्रीलंका की संयुक्त सेना को वेलूर में। कंडलूर त्रिवेंद्रम के निकट, जहां राजा प्रथम ने चेरों को हराया था, कंडूर में। वेगी, जहां राजा प्रथम ने पूर्वी चालुक्य पर प्रभुत्व स्थापित किया था, वेगी पे, ठीक है। वेगी तो आपको बताया है, वेगी चालुक्य, वेगी था, बादामी था, कल्याणी, तो ये चालुक्य वंश थे। अनुराधापुर यहाँ पे आएगा, तो चोल युग में श्रीलंका की राजधानी, जहाँ पे राज प्रथम में ध्वस्त कर दिया था, तो श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर, तो इसको ध्वस्त कर दिया था राजराज प्रथम ने। चिदम्बरम, ये चोल शासकों का राज्याभिषेक होता था, यहाँ पे जो चोल शासक थे वहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाते थे। उत्तर पेरुमल, ठीक है, उत्तर मेरूर, यहाँ पर चोल से संबंधित 2 अभिलेख मिले 909 और 929 ईस्वी में। उसके बाद नई मिलाई, यहाँ विजयालय के चोलेश्वर मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो ये था हमारा चोलकालीन इतिहास, ठीक है, जिसमें जो हमने कवर किया 9वीं शताब्दी का चोल वंश के राजा और उनके प्रशासन के बारे में हमने कवर किया है। इसके साथ ही जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है कंप्लीट होता है। प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल अच्छे से हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरे प्लेलिस्ट के साथ। आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।